What is digital arrest? राजस्थान के मेवात इलाके में पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में साइबर क्राइम की सबसे बड़ी फैक्ट्री चल रही है। In the first 10 months of this year, Indians have lost 2,140 crore rupees through digital arrests. Public Wi-Fi रिस्की क्यों होते हैं? आप जब कनेक्ट हुए हो, जो भी ब्राउज कर रहे हो, जो डेटा कर रहे हो, बीच में कोई भी एक हैकर आके आपका वो नेटवर्क पेनिट्रेट कर सकता है एंड वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। आईफोन्स जो हैं वो ज्यादा सिक्योर होते हैं if I compare it with the Android, is it true? डिवाइस सिक्योर है तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिजिकल वर्ल्ड में थ्रेट्स वो आपको दिखेंगे। रात को सुनसान जगह से नहीं निकलना है, चोर आ जाएगा, डकैत आ जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ नहीं दिखता है, स्कैम भी होगा, क्राइम भी होगा और उसके लिए आपको किसी सुनसान रास्ते में जाने की जरूरत भी नहीं है। What those companies should do in order to safeguard these kind of breaches? सबसे पहले तो अवेयरनेस, कौन सा हमारा डेटा बहुत क्रिटिकल है, वो सिर्फ की इंडिविजुअल के पास रहे। किसी को हम काम करने के लिए दे भी रहे हैं तो एक सर्टेन पीरियड के लिए होना चाहिए। So मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे साथ कुछ फिशिंग एक्टिविटी हुई है? Alright, so hi everyone, welcome to The Show Business. My name is सौरभ खासपुरी and आज का एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज का जो एपिसोड है उसका जो थीम है दैट इज साइबर सिक्योरिटी। हमारे साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट है, हिज नेम इज मिस्टर रोहित राजपूत। ही हैज समवेयर अराउंड 17 साल का एक्सपीरियंस है उनको साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंड ऑपरेशंस के अंदर एंड बिजनेसेस के अंदर। ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। आप कैसे साइबर क्राइम से बच सकते हो, अलॉन्ग विद दैट कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है जो हम लोग को फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू बी सेफ। प्लस रोहित की अगर मैं बात करूं तो ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, आई वुड से। हमारा शायद 10 साल से पुराना रिलेशन चल रहा है एज अ फ्रेंड, आई वुड से। ही इज अ वेरी अमेजिंग पर्सन, very energetic person. Along with that, he works like a Leo because he himself is a Leo. I'll not gonna wait a lot for things. I would like to welcome Rohit over here. First of all, thank you very much यहाँ पर आने के लिए। तो सबसे पहले कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? Thank you, Saurabh, for inviting me to the show. I know it's been pending for a long, but yeah, cyber world ही ऐसा है कि they say security never sleeps. So all of a sudden हम प्लान करते हैं कि हम आज कुछ करेंगे या कल कुछ करेंगे, बट कुछ हो जाता है इंडस्ट्री में या कंट्री में या वर्ल्ड में। सो हम ऑल ऑफ सडन अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करना पड़ता है बिकॉज सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। बट थैंक यू सो मच, आज फाइनली हम मिल पाए। हाँ, इट्स अ लिटिल नर्वस बट आई थिंक या आई एम गुड। ग्रेट। सबसे पहले रोहित मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ दैट इज कि यू स्टार्टेड ऑफ विद एनिमेशन, ठीक है ना? सो यू हैव योर एक्सपीरियंस एंड यू वांट टू डू समथिंग विद एनिमेशन। साइबर सिक्योरिटी में कैसे आया? तो हाउ वाज दैट जर्नी? क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहा? स्टार्टिंग से ही, मैं ये नहीं बोलूँगा एनिमेशन के बाद कुछ चेंज हुआ। स्टार्टिंग से ही मतलब मैं बहुत स्टूडियो स्टूडेंट नहीं था। कुछ करना था ये पता था। आई वाज लाइक अ पर्सन हु लिव्स इन मोमेंट्स, राइट? नॉट जस्ट टाइम और ईयर और हाउ द इमोशंस, बट या लिव इन द मोमेंट्स। सो अपेरेंटली मैंने जब हाई स्कूल किया उसके बाद आई वांटेड टू डू गो फॉर अ साइंस ग्रेजुएट, बट जब एडमिशन लेना था नंबर्स अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर था, बट यार डिस्टिंक्शन वगैरह थी हमारी। सो ऑप्शंस थे मेरे पास। साइंस साइड में जाने का एक यही था कि जब उस टाइम मेरे को समझ में आया था कि या तो इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर कर लो, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं है। राइट। दोस्तों से बात हुई, दोस्त मेरे ऐसे नहीं थे कि सारे स्टूडियोस हो, पूरी क्रीम थी, वैरायटी थी। मेजॉरिटी लोग जा रहे थे कि कॉमर्स करते हैं, कॉमर्स में बहुत स्कोप है, क्या कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सो आई थॉट ठीक है यार कॉमर्स करते हैं। कॉमर्स में ले लिया एडमिशन। आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट मंथ और सो। मुझे लगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ तो बिजनेस स्टडीज भी है। नहीं समझ में आ रहा है, साइंस करना है। अच्छा। मैंने बुक्स चेंज करवा ली, बात होगी प्रिंसिपल से कि स्ट्रीम चेंज करनी है एंड ऑल दैट। फिर लगा कि नहीं यार कॉमर्स करते, सारे तो सही जा रहे हैं। कॉमर्स कर लिया। कॉमर्स विद, मेरे को कंप्यूटर्स का बहुत शौक था, तो कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस एंड ऑल मेरा था इंटरेस्ट, तो हमने वो करा। सो ग्रेजुएशन में उस टाइम यही बताता था बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, बढ़िया नौकरी मिलेगी, जॉब करेंगे अच्छी से, पैसे कमाएंगे। एडमिशन करने चले गए। अच्छा, मेरे फैमिली भी सारी वर्किंग थी, तो डैड भी वर्किंग थे, मॉम भी वर्किंग थी, तो सारे इतना टाइम इतना दे नहीं पाते थे कि उनको ये होता है कि बच्चे हैं, समझदार हैं, डिसाइड करेंगे, अच्छा ही करेंगे, करियर इनका है। कॉलेज में एडमिशन लेने गए बीबीए का, तो फीस ले ली। उस टाइम तो प्राइवेट कॉलेजेस का था कि आप पैसे दो और यू गेट द एडमिशन, क्योंकि हम लोग फॉर्म हम भरे नहीं थे।
पता चला कि यार बीसीए भी एक कोई कोर्स होता है। हम्म। सो मैंने कहा बीसीए क्या होता है? हम्म। तो फ्रेंड्स वर लाइक बीसीए नहीं पता तेरे को? मैंने कहा नहीं। कह रहे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है? कह रहे कंप्यूटर यार, कंप्यूटर पे बैठेंगे, कंप्यूटर में बैठती हैं, गेम्स खेलना, मूवीज देखना, गाने सुनना। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं तो फिर क्या आगे फ्यूचर क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, अच्छी जॉब मिलेगी, साइड में कॉर्नर में मूवी चलाएंगे और काम करेंगे कंप्यूटर पे, और बीच में टाइम मिलेगा तो गेम भी खेल लेंगे। मैंने कहा ये तो ड्रीम जॉब है, तो यही तो चाहिए हमें। सही बात है। तो मैंने कहा ठीक है यार बीसीए, तो मेजोरिटी देखी बीसीए कर रही थी। मैंने कहा बीसीए में ले लेते एडमिशन। वो बाद में मैं जाके पता चला कि ये सारे बीसीए इसलिए ले रहे थे कि बीबीए का थोड़ा फुल हो रहा था, सारे चाह रहे थे एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना। अच्छा। सो ये कहते हैं जैसे आप वैसे आपके दोस्त। बिल्कुल। बीसीए में एडमिशन ले लिया। पापा का कॉल आया कि एडमिशन हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया एडमिशन। कह रहे अच्छा बीबीए में ले लिया? मैंने कहा बीबीए नहीं बीसीए। कह रहे बीसीए वो क्या होता है? सेम डल। बीसीए नहीं पता पापा आपको? आप तो कॉर्पोरेट्स में हो, और कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, कंप्यूटर की दुनिया आ गई। उस टाइम हम बात कर रहे हैं 2005 के आसपास की। राइट। सो मैंने कंप्यूटर जमाना है, कंप्यूटर से बैठ के काम करना है, गेम भी खेलेंगे, मूवीज भी देखेंगे, और काम भी होगा और पैसे भी कमाएंगे। राइट राइट राइट। सोचो कॉमर्स, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आ गए। राइट। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एडमिशन लिया एमबीए में। अच्छा वाओ। एमबीए करने के बाद क्या करना है? उस टाइम पता चला कि एनिमेशन का बूम चल रहा है। 3D 2D एनिमेशन, बहुत स्कोप है, लोग पैसे कमा रहे हैं, सेकंड्स में पैसा होता है। मतलब इफ यू डू एनिमेशन यू गेट लाइक यू नो फ्रॉम फॉर सेकंड। सो 3D उस टाइम पे कॉस्ट करता था 5000 पर सेकंड। अच्छा। सो कोई एक छोटी वीडियो भी होगी 3 मिनट की होगी, तो इमेजिन यू नो मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स है ना। सो एनिमेशन, तो एनिमेशन कर लिया। एनिमेशन किया, इंटरेस्टिंग लगा, क्रिएटिव था, क्रिएटिव साइड में हमेशा से ही था। सो एनिमेशन कर रहे हैं, जॉब भी करी मैंने। अच्छा। मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में काम किया, एंड इट वाज वेरी क्रिएटिव फील्ड। स्कूल टाइम से मेरा थोड़ा सा था, थोड़ा मॉडलिंग का भी था, मैंने मॉडलिंग भी करी, और एनिमेशन भी आ गया, तो कहीं ना वो रिलेट करता रहा। सो एनिमेशन जॉब करना स्टार्ट किया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना, कई एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के लिए मैंने काम भी किया। मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स करे, दूरदर्शन के लिए करे, एनिमेशन कार्टून की सीरीज भी बनाई, उसमें काम किया। हुआ क्या, आई थिंक 2-2.5 साल मैंने काम किया था। थ्रू आउट माई टेन्योर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एनिमेशन उस क्रिएटिविटी के साथ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टिल द टाइम यू आर गुड एट स्केचिंग एंड ड्राइंग कैरेक्टर्स, कुछ यूनिकनेस नहीं लाते हो, तो आपका कुछ है स्कोप, तुम कर सकते हो विजुअलाइजेशन और ये सब चीजें। मेरा ध्यान कहाँ जाने लगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। अच्छा। गवर्नेंस पे, उस स्टूडियो के कंप्लायंसेस पे, ऑटोमेटिकली, जबकि मुझे पता नहीं था इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अब मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे एक तरह से ना एज अ टीम लीडर हो गया। जो बड़े बड़े एनिमेटर्स है, मतलब जिनको डेकेड का एक्सपीरियंस है, उनके मैं टास्क डिजाइन कर रहा हूँ कि यार आज आपने ये अचीव करना है, और डे एंड पे मेरे को अपडेट देनी है, बिकॉज आई विल गिव दैट अपडेट टू द सीईओ ऑफ द कंपनी। सो मैं वहां जाके एज अ विजुअलाइजर हो गया। मैं आता था, मैं चेक करता था लोगों का क्या हुआ, क्या टास्क दिया था, कितना हो गया, अब हम इसको अचीव कर पाएंगे, टाइमलाइन को, डेडलाइन को मीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और हमें क्या इनोवेशन करने या किस क्रिएटिविटी के साथ ऐसे करना है कि the person who has the right skill set should get the right work. छोटा स्टूडियो था, कम लोग थे, सभी को सब कुछ करते थे। जब सब लोग सब कुछ करते हैं तो कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि जब कुछ फॉल्ट होता है तो ये कर रहा था, मेरे को ये दिया था, ऐसे दिया था। सो मैं वहां पे ना वो ऑर्गेनाइज करने लग गया चीजों को, और वो बहुत अच्छा क्लिक करा मेरे को। फिर होता है कि हम ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं, 2 बड़े प्रोजेक्ट दूरदर्शन के लिए। 23 एपिसोड की सीरीज थी, 30 मिनट्स ईच। ये हो गया। और टाइम पे डिलीवर करने के हमें कैरेट्स दिखाई गई, कहते हैं ना खरगोश को कैरेट दिखाते हैं। हम थाईलैंड भेज देंगे, गोवा भेज देंगे, 1 हफ्ते 10 दिन आराम करना, क्योंकि वीकेंड्स पे भी काम कर रहे हैं, रात पे रुक रहे हैं, शूट हो रहा है, आर्टिस्ट आ रहे हैं, हम ही रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे हैं, हम ही एडिट भी कर रहे हैं। मतलब 5-6 लोगों की टीम होती है, सब कुछ करते थे। ये फाइनल होता है, ड्रीम डे आ गया कि आज तो सबके पास वाउचर्स आ जाएंगे, या हमारी फ्लाइट्स बुक हो जाएंगी। तो आज सब लोग ऑफिस आ रहे हैं, मतलब स्टूडियो आ रहे हैं, बैग वैग पैक करके आए ना, ये कैसे करना है, एक बार मिल लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है। जब भी प्रोजेक्ट डिलीवर हुए, 3 अलग अलग गाड़ियाँ, 3 अलग अलग ड्राइवर, और हमें कांग्रेचुलेशन बोला और थैंक यू, ये वो लंच जैसे ऑर्गेनाइज हुए। उसके बाद प्लानिंग चल रही है नए प्रोजेक्ट्स की। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैं इतना हार्ट एंड सोल दे रहा था अपना, है मतलब कहाँ है वो, गोवा, थाईलैंड, ये सब कहाँ है, ट्रिप कहाँ है वाले। सो वहां से थोड़ा सा मैं डिसहार्टन हो गया। सो आई थॉट कि नहीं यार ये तो नहीं चलेगा, एक्सप्लॉयटेशन बहुत चल रहा था, और मेजॉरिटी ऑफ द वर्क एनिमेशन का ना सारा आउटसोर्स होता था। अच्छा। कनाडा वाज वन ऑफ द बिग प्लेयर, तो सारा वहां जाता था। होता क्या था कि यहाँ का भी काम वहीं जा रहा है, वो इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं। जो
ग्राउंड वर्क जो कर रहे हैं लोग, जो आर्टिस्ट है, दे वर एक्सप्लॉइटेड। ओके। इंटर्नशिप होती थी, कितना मिलता था मेरे को? मेरा पहला चेक मेरे ख्याल से 1200 कुछ रुपए का था, 2000 कुछ रुपए का 1200 रुपए का था, पूरे महीने का। एंड इमेजिन, मैं आई स्टे इन द साइड ऑफ गाजियाबाद, ईस्ट ऑफ कैलाश, साउथ दिल्ली जाना होता था। बहुत दूर है वो। बहुत दूर है, मतलब इतना तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे स्नैक्स या लंचेस में खत्म हो जाता है, तो पेट्रोल और ये सब की तो बात ही नहीं करते हम। एंड देन इट क्लिक्स मी कि करना क्या है। फिर देन मैं यार, मेरी एक्सपर्टीज कहाँ जा रही है? मेरी एक्सपर्टीज जा रही है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को एक सिस्टमेटिक अप्रोच देने में, एक गवर्नेंस करने में। सो आई जॉइन कॉर्पोरेट्स। सो आई स्टार्टेड आई थिंक समवेयर अराउंड 2010 विद HCL। ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स थे, अच्छा काम करते थे, मजा आता था, ग्लोबल फोरम था, काम भी करते थे। काम भी करते थे एक्चुअल में काम वो, मतलब आई गेस वहीं पे भी मैं आपसे मिला था। तो वो वाला एरा है, आई वुड से वो एक साल, वो पूरा एक एरा के रूप में मेरे सामने आया। और काम भी करते थे, वो सिर्फ शिफ्ट ओवर होने से 2 घंटे पहले बस वो जो काम होता था वो होता था। या प्लीज। बट उसमें अगर आप नहीं, थैंक्स फॉर आई मीन टू ब्रिंगिंग दिस, बट अगर आप इसमें देखेंगे ना कि हमारी वहाँ पे जो आपने स्किल डेवलप करी, या फिर आप सोचो हमें समझ में आया कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। राइट। लोग 10-10 घंटे बैठ के कर रहे हैं, एंड तक लगे हुए हैं, रात 10-10 बज गए हैं, जा नहीं रहे घर, क्योंकि कुछ उन्होंने अपनी बकेट क्लियर करनी होती थी, ऑर्डर प्लेस करने होते थे, ये सब करना होता था। हम 6-7 घंटे मस्ती मारते थे। एग्जैक्टली। शाम होती थी, यार घर जाना टाइम से, या पार्टी करनी है तो यार निपटाना पड़ेगा, ठीक है एक काम करते, बैठते हैं। लास्ट के 2 घंटे बैठा, हाँ कितने बड़े, क्या करना है, ये करना, 2 घंटे हम कर देते थे काम। एग्जैक्टली। सो वहां समझ में आया कि एनर्जी कितनी है, क्या अचीव कर सकते हैं। और आई थिंक थोड़ा फोकस फिर ये भी हुआ कि हाँ, आई थिंक अगर ये है, ये कैपेबिलिटीज है, तो कुछ बड़ा किया जा सकता है। उसके बाद मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी कि करना क्या लाइफ में। तो बहुत क्लियर था कि यार 1 साल के बाद स्विच करना है, थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे, फिर एक अच्छी जगह पे स्टेबल होना है, उसके बाद एक और फर्म लेंगे जहाँ पे हम एक्चुअल में करियर स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे करके एक मैंने और स्विच किया, फिर दोबारा मैं अब करंट ऑर्गेनाइजेशन में आया। वहाँ पे भी सीधे साइबर सिक्योरिटी नहीं, आई स्टार्टेड ऑफ विद फाइनेंसेस, ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स जो मेरा एक्सपर्टीज था। ऑब्वियसली आईटी के ट्रांजिशंस, एंड मैंने काफ़ी बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, उनके ट्रांजिशंस करने अपनी कंपनी में। इट वाज अ ग्लोबल फर्म। करते 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 आई सेट अप द एंटायर फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर आईटी। सो उसमें फोरकास्टिंग होती है, रिचार्जिंग होती है, कुछ नहीं पता, एक्सपर्टीज कब। अगर आप देखोगे थ्रू आउट द करियर, किसी एक चीज में मैं हर चीज में गया, उसकी एक्सपर्टीज लेने के बाद समझ में आया कि अपनी कैपेबिलिटीज, इट वाज लाइक लुकिंग एट इनसाइड यू, व्हाट यू हैव, व्हाट यू कैन डू एंड अचीव। सो वो शायद एक पॉजिटिव पॉइंट प्लस रहा मेरे साथ कि ऐसे करके तो फाइनेंस से स्टार्ट किया, फाइनेंस सेटअप करा, लीड हायर करे, टीम सेटअप करी, व्हाट नेक्स्ट। And touch wood, the organization was great to give that chances and lateral movements as well. So then it was like कि okay, अब क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस देखा जाए, पूरा पीएमओ सेटअप करा। ये सेटअप करने के बाद पीएमओ सेटअप करा, लीड हायर करा, टीम सेटअप करी। यहाँ पे एक चीज ये रही थी कि हाँ, मैं ये बोलूंगा मेरे पास इसकी स्किल नहीं थी, मेरे पास इसकी एज सच फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बट आई हैड दैट एटीट्यूड ऑफ ओके, व्हाटएवर इज कमिंग टुवर्ड्स मी, मैं उसे करूंगा, पॉलिश करूंगा, उसे स्ट्रीमलाइन करके ऑर्गेनाइज करूंगा, एंड देन आई विल मूव ऑन। फिर आया पीपल एचआर का स्टफ, थोड़ा सा कि जॉब बैंडिंग रीऑर्गेनाइज करनी है एक ग्लोबल आईटी डिपार्टमेंट के लिए अपनी फर्म के। सो वो करा, काफी कुछ करा। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अब बात आती है कि गवर्नेंस करते हैं, रिस्क एंड कंप्लायंस करते हैं। देन एक होता है साइबर सिक्योरिटी की उसमें इंडस्ट्री में ही ISA 3402. It's like SOC audit, SOC 1, Type 2. It's like service organizations have that these controls. उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया, हमने कंप्लाई हुए उससे। So I was handling the governance risk and compliance. वो एक ड्यूरेशन थी जहाँ पे कि एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि is it information security, cyber security, or is it really IT governance and stuff? So रहा कुछ नहीं करने के लिए। Then there was some projects going on in the organization, कुछ structural changes भी हो रहे थे। Then there was an opportunity to move into formally into information security department, because अब IT compliance के अंदर मेरे पास कुछ नहीं बचा था। Then I moved to another role which is called the regional security officer for Asia Pacific. So I had 29 offices across Asia Pacific. जब मैंने join किया, I was very nervous. Information security, cyber security, formal एजुकेशन तो ली नहीं है, राइट। आई हैड द राइट एटीट्यूड। सो जो भी मैं एक फील्ड पे काम करता रहा, उसके बारे में पढ़ता रहा, इंफॉर्मेशन गैदर करता रहा।
information, when you gain a lot of information, like I always say, education is must, but information is really which will give you, which will generate ideas. Right. With ideas, you can do innovations. Right. And with innovations, you do you take initiatives. Right. So वो एक था जो एटीट्यूड मेरा बहुत क्लियर था कि अच्छा कुछ आ रहा है, करना है, पढ़ेंगे, कैसे भी करेंगे, बट वी हैव टू काइंड ऑफ रन द शो. सो ये एक आप कहो कि जर्नी रही है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में. उसके बाद जब आप एक बार अंदर आते हैं, फर्स्ट ईयर काफ़ी मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी, काफ़ी मैंने नॉलेज ली. तब उस टाइम पे तो आजकल जैसे AI है, चैट GPT है, तब नहीं होता था. आपको लोगों को गूगल करना भी नहीं आता. मैं पूछूं आज की डेट में भी लोगों को गूगल करना नहीं आता. ट्रू. बिकॉज गूगल में भी आपको कीवर्ड्स डाल के सर्च करना है, क्या ढूंढना है, कौन से लिंक पे जाना है, कहाँ वो राउट होगा, आपको कम से कम नहीं तो 10 या 15 पेजेस को स्विच करना पड़ता है, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है. बट आई स्टिल लाइक दैट ओल्ड फैशन वे. व्हाई? बिकॉज इट एक्सप्लोर योर ब्रेन. सो एजुकेशन करती क्या है? एजुकेशन आपका माइंड एक्सप्लोर करती है. राइट. आपकी क्षमता सोचने की, कुछ करने की वो बढ़ाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी. राइट. प्रैक्टिकल लाइफ में आप बताओ सौरभ, आपने भी यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री को कि आज मेरे को यहाँ टेबल रखना है, फ्लोर मेरा थोड़ा स्लैंट है, तो कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री में एक उसका पैर स्टूल का बड़ा करूंगा या छोटा करूंगा. नहीं, हमने क्या किया, हमने स्टूल रखा, हिल रहा है, कहाँ से हिल रहा है, थोड़ा गत्ता लिया, मोड़ा, बीच में लगा दिया, देखा हिल नहीं रहा, सही हो गया. राइट 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 राइट. वो आया कैसे? क्योंकि एजुकेशन थी. एक उसका एक सिस्टम होता है, एक बेसिक फाउंडेशन जिसे कहते हैं ना, नींव आपकी क्लियर स्ट्रांग होनी चाहिए. साइबर एक ऐसी चीज है जो हर डोमेन में है, चाहे साइबर सिक्योरिटी कह लो, साइबर क्राइम्स कह लो, स्कैम्स कह लो, वो हर जगह ही है. सो आई थिंक एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ये दो चीजें ऐसी हैं, या एक कह लो, ये आपको कभी भी हार्म नहीं करेगी, बेनिफिट देगी देगी. यूज करो या ना करो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेज कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज नॉट दैट गुड इनफ. ठीक है. फ्रॉम यू आई एम अंडरस्टैंडिंग कि एजुकेशन सिस्टम सही है, द अप्रोच ऑफ द पीपल इज नॉट राइट. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि व्हाट डू यू थिंक, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही है या नहीं है एज पर यू? अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि सही नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हैं तो एजुकेशन की वजह से ही है. इनिशियली एजुकेशन होती थी, तब इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो पता नहीं होता था कि और कंट्रीज में या दूसरी जगह पे क्या चल रहा है. आज की अब हम देखते हैं, अभी रिसेंटली आई थिंक एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की बात हो गई है. Exactly. आई थिंक इम्प्लीमेंट भी हो गया है. जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको ग्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, उनको मार्क्स नहीं दी जाएंगे, सो दैट उनको प्रेशर ना आए एग्जाम पास करने का. मुझे पता है अपने बैक टाइम पे, सेकंड क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, इतना प्रेशर कि मार्क्स गड़बड़ आए, मैं घर कैसे जाऊंगा, पापा तो पीट देंगे पकड़ के. तो पीटा भी है, पीटा भी है, डर इतना होता था. अच्छा, डर होता था वो. डर था वो. तो डर की वजह से सारा दिन खेल रहे हैं. जैसी आवाज आई, पापा आने वाले, टीवी बंद करा, बुक लेके बैठ गए. और जैसी पापा आए, पापा आ गए आप, थक गया मैं पढ़ पढ़ के, समझ में होने भी आ गया है. हाँ, बहुत पढ़ाई कर ली बेटा, कोई बात नहीं, आगे तू बैठ जा मेरे साथ, टीवी देखते. हाँ हाँ, टीवी ऑन करा है, चैनल सीधा कार्टून चल रहा है. राइट 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 राइट. कमिंग बैक टू द एजुकेशन टॉपिक, मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब सिस्टम है. इनोवेशन नहीं रहा था एजुकेशन में. अगर आप देखोगे, आई थिंक ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये था. आई थिंक तब, अभी भी अब देखो तो हमारी जितने पुरानी एजुकेशंस है, अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं, योगा, ये सब कहाँ था, ये यहीं था. आई थिंक उस टाइम पे वो चाहते थे कि एक एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, अगर ये इंडिया में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहेगा, सो आई थिंक ये लोग ओवर रूल ना कर जाए, और वो हमें चाहते दबाना. तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम पे एजुकेशन चेंज हुआ था कुछ, और हम वही शायद फॉलो कर रहे थे, या उसमें कुछ इनोवेशन. पहले तो वैसे भी एजुकेशन सिस्टम पूरा अलग ही था ना. इफ यू रिमेम्बर कि तक्षशिला करके जो हमारा पूरा कॉलेज था, लाइक इट इज सेड दैट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉलेज, वो पूरा जला दिया गया था. सारी जितनी हमारी स्टडीज थी, जो भी हम लोग इंडिया में पढ़ते थे, वो सब खत्म कर दी गई. बिकॉज लाइक यू नो, वी वर सो इनोवेटिव एंड वी वर डूइंग सो गुड कि हमें किसी बाहर की कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी. इंडिया वाज इटसेल्फ इतना सक्षम अपनी चीजों के अंदर कि वो सब कुछ कर लेता था इंटरनली. तो देन दीस पीपल कम इन एंड दे सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट नीड्स टू बी चेंज इन एजुकेशन सिस्टम? सो मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैं पढ़ रहा था कि चाइना में बच्चों को बहुत ही ना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी स्टार्टिंग से कराई जाती है. यस. कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है. जापान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही अलग है. आई थिंक फर्स्ट 10 years वो उनको बेसिक एटिकेट सिखाते हैं. खाना कैसे खाना है, खाना खा लिया तो यूटेंसिल्स को धो के रखना है, वॉश करके रखना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कैसे बात करनी है. यही अगर आप देखोगे, इफ यू नोटिस, इफ यू स्पीक एनीबडी फ्रॉम
इंग्लैंड ब्रिटिश साइड से देखो तो बहुत ही ज्यादा वो यूज करेंगे प्लीज या सॉरी, हर चीज में प्लीज, कभी ये नहीं बोलेंगे कॉफी दे दो, प्लीज कैन आई हैव अ कॉफी। यस, कुछ ऐसा होता है तो सॉरी इमीडिएटली निकलता है। तो ये एटिकेट्स हैं। अब चाइना की बात करो तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा सिखा रहे हैं। हाँ मैंने भी देखा है कि बच्चे झाड़ू लगाना सीख हाँ, रहे हैं, रोटी बनाना सीख बॉल से ड्रेस खेल रहे हैं, बनाना। शफल कर रहे हैं, सो बहुत दैट सब देयर चीजें। माइंड एंड यू नो बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही बैठे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन सीधे ए फॉर एप्पल सिखाना। राइट, कुछ अभी चेंज मैंने नोटिस किया है, जैसे आई आल्सो हैव किड्स, सो मेरी बेटी का हम पीटीएम में गए थे, सो हम ना बात कर रहे थे कि इसको ए या ए बी इनिशियल जो इजी लेटर्स होते हैं वो स्टार्ट सिखाए जाते हैं, जबकि हमें पता था यार ए से जेड तक सिखाना चाहिए, ए बी सी डी ए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि बच्चों को जो इजी लेटर है जो जिससे वो वर्ड्स बना सके पहले हम वो सिखाएंगे, रैंडम बेसिस पे चलता है, क्योंकि हमें कहीं ये बाहर जाएंगे तो ये वर्ड्स बिल्ड करेंगे, सेंटेंस बिल्ड करेंगे, वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल या एबीसीडी नहीं सिखाएंगे। सो ये चेंज हो रहा है, चेंज आया है। आई एम रियली ग्लैड कि ये एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज आया है। एक ये है कि हाँ, जो हमेशा से रहा होगा, आपने भी फेस किया होगा कि व्हेन वी थिंक ऑफ स्कूल कॉलेज इट कम्स टू आवर माइंड एग्जाम होगा, पेपर देना होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, और हमें डराया भी ऐसे गया है। True. पढ़ लो, फेल हो जाओगे, एक साल वेस्ट हो जाएगा, आपके साथ के बच्चे आगे चल जाएंगे, आप पीछे बैठोगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, छोले कुलचे की दुकान डालनी पड़ेगी। इस तरीके की बातें होती थी हमारे यहाँ। सो आई थिंक वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चों को। आई थिंक इट्स गुड टू से इट्स ओके यू डिड योर बेस्ट, राइट, हैव यू गिवन योर बेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ये पूछने से कि प्रिपरेशन होगी है, पढ़ लो, पढ़ाई होगी है, एग्जाम दे दोगे, पास हो जाओगे। अच्छा पास तो छोड़ो, मुझे तो ये बोला था फर्स्ट आओगे, अच्छा, फर्स्ट आना है, फर्स्ट ही आना है और कुछ आना ही नहीं है। नहीं ठीक है, माइंडसेट अच्छा है, बट कभी किसने ये नहीं पूछा कि हाउ इज द प्रिपरेशन, कितना पढ़ लिया, क्या क्या कर लिया, क्या समझे, एग्जैक्टली सही बात। या किसने ये तो समझे तो पूछा ही नहीं कि स्कूल गए, ये पढ़ा, क्या समझ में क्या आया। सो लाइक आई सेड, साइबर की दुनिया में भी है कि अगर हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ज्ञान सबके पास है, लेकिन आर यू इम्प्लीमेंटिंग दैट नॉलेज? एग्जैक्टली, जो हम बोलते हैं अवेयरनेस। यस, फॉर एग्जाम्पल सबको पता है कि अगर बाइक राइड करनी है, टू व्हीलर चलाना है तो हेलमेट पहनना है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ठीक है। क्या करते हैं लोग? अवेयर नहीं है। सो अवेयरनेस इज अ कल्चर। वो कैसे आता है? जब अपनी नॉलेज को आप रीडू करते हो अपनी लाइफ में, देन यू बिकम अवेयर। ओके, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है एमएनसी में जॉब करने का, और ये काफ़ी टाइम से रहा है। हमारे टाइम पे भी था कि एमएनसी के अंदर जॉब करेंगे नहीं करेंगे, होगी नहीं होगी। सो आई वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एमएनसी थिंग, कि एक जो बिगनर है उसके लिए एमएनसी में को ड्रीम रखना, उसको गोल बना के चलना, इज इट अ राइट थिंग? और जो मेरा दूसरा है उसमें दैट इज कि या फिर उसको फोकस करना चाहिए किसी भी जॉब के ऊपर, क्योंकि जनरली लोग क्या होते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं या फिर कहते हैं किसी एमएनसी में जॉब लग जाए, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोच विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इज इट अ राइट अप्रोच? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जॉब करनी है, सो ऑब्वियसली जॉब आपका होता है कि यार एक अच्छी सी ड्रीम कंपनी हो और गूगल माइक्रोसॉफ्ट टाइप्स हो, वहाँ चले जाए, बैठे आराम से, अच्छे पैसे मिलेंगे, नेम भी है, पर्क्स भी आते हैं अच्छे। सो एमएनसी इसलिए है कि वो पर्क्स ज़्यादा देती है। जैसे आप एक नॉर्मल अगर कोई इंडियन कंपनी को ले लो, प्राइवेट लिमिटेड, आपको उतने पर्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, आपको कैब फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, फ्री लंचेस, यू नो ऑफ साइट ट्रिप्स एंड ऑल दैट नहीं मिलेगा। मल्टीनेशनल में एक आई थिंक जो मेरे को लगता है सबको, जो हमारे युवा हैं उन सबको लगता होगा कि यार मल्टीनेशनल में करेंगे ना, इसकी एक इंडिया में ब्रांच है, एंट्री ले लेते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, और ये भेजती है सबको, तुम बाहर जाने का। सो सबको बाहर जाने का एक क्रेज होता है, इसलिए एमएनसीज है। गवर्नमेंट एक आई थिंक हमारे पेरेंट्स के टाइम पे होता था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब्स इजी है टू गेट इन, और रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक बार आगे अंदर तो रिटायरमेंट होकर निकलना है। बट अब क्या है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उसके एग्जाम क्रैक करने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, वो कोई करना नहीं चाहता। सो इसलिए एमएनसी की तरफ भागते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये एक रीज़न है, कई जो है एम्बिशियस लोग, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। आपको एक अलग, मतलब अगर आप इंडियन हो, इंडिया के लोगों से बात कर रहे हो, उनका एक कल्चर अलग है, उनका बात करने का तरीका अलग है, उनसे काम कराने का तरीका अलग है। यहीं अगर आप यूरोपियन साइड जाते हो, उनका माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जैक्टली, अमेरिकन का टोटली डिफरेंट।
अब हम थोड़ा और इंडिया के बाहर, इंडिया के आसपास ही बढ़े तो एशिया के अंदर आए, तो एशिया में इफ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन सिटिंग इन सिंगापुर, it's a different way of dealing with them. If you're dealing with somebody in China, Japan, or Korea, it's altogether a different way of, having conversation, getting things done, and, collaborate करना. So, multinational में जाना, आज की डेट में बहुत multinational है. मल्टीनेशनल में जाना, एंट्री करना ऐसा नहीं कि बहुत टफ है. आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज आपको अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी नॉलेज, अपनी अवेयरनेस, अपनी स्टडीज और उस पे फोकस करके एक आपको स्ट्रीम चूज करनी चाहिए कि किस स्ट्रीम में आपको जाना है. रिसर्च अबाउट द कंपनी. ऐसा नहीं कि सारी एमएनसीज अच्छी हैं. सारी एमएनसीज में पर्क्स मिलते हैं अच्छे और कुछ नहीं होता. जब आप एंटर कर जाते हो तब पता चलता है. फ्रेशर्स के लिए इजी है. आई थिंक फ्रेशर्स को तो कोई भी ये कहेगा कि हाँ ठीक है, इट्स लाइक रफ डायमंड, तो कोई भी हम उसे तराश सकते हैं. सो फ्रेशर्स आर वेलकम. सैलरी देंगे नहीं, इंटर्नशिप रखेंगे, ट्रेनिंग वेनिंग कराएंगे और काम पूरा लेंगे. उसके बाद लेकिन आप एक बार जब सेटअप हो जाते हो एक मल्टीनेशनल के अंदर एज कम्पेयर टू एन इंडियन कंपनी, सो उनके क्या है, उनकी पॉलिसीज हैं. एक वो गवर्न होती हैं किसी आई डोंट नो, जहाँ बेस कंपनी होगी तो उस कंपनी के थ्रू गवर्न होंगी, तो उनकी सेट पॉलिसीज हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके थ्रू वो चलते हैं. तो एक सिस्टमैटिक आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है. वेरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड है क्या, ऑर्गेनाइज. इट्स ए वेरी ऑर्गेनाइज वन. इंडियन उसमें क्या होता है कि मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, बट जो देखा गया है ये है कि कितने बजे आए थे, अभी जा रहे हो. तो एक ना माइंडसेट बन जाता है कि यार सुबह आएंगे तो बॉस को पहले गुड मॉर्निंग बोलना है ताकि उसे पता चल जाएगा हम आ गए. तो गुड मॉर्निंग बोल के बैठ गए, आप चलो यार कॉफी पीने, ब्रेकफास्ट करने. जाने से पहले यार बॉस नहीं गया, कैसे उठ के जाए. ऑल्दो आपका काम खत्म हो गया है, आप डेडिकेटेड हो और बहुत सीरियस हो अपने वर्क से, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि पॉलिटिक्स हो जाती है स्टार्ट. राइट. ये मल्टीनेशनल में भी है, बट हाँ जैसे मैं बोला कि एक वो है कि मल्टीनेशनल में कर रहे हैं तो मल्टी कंट्री जाने का ऑप्शन मिल जाएगा. हाँ, तो मल्टीनेशनल में लोग जनरली इसीलिए जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को वहाँ जाने का मौका मिलेगा, वहाँ जाने का मौका मिलेगा. बट ओके, बट इफ आई कंपेयर मल्टीनेशनल विद स्टार्टअप्स, व्हाट डू यू थिंक अ बिगिनर शुड गो इन? दो चीजें. अगर बिगनर की हम बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास रिसर्च करने के लिए मीडियम है. आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इस कंपनी के बारे में, कैसा उसका व्यूज, उसकी रिव्यूज कैसे हैं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे. अगर मैं बात करता हूँ कि स्टार्टअप्स, आई थिंक थोड़े से अगर आप टर्न्योर हो जाते हो, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड देन यू हैव दैट जील ऑफ ग्रोइंग ऑन अ फास्ट पेस. क्योंकि एक सेटअप मल्टीनेशनल जो 10-20 साल से सेटअप है, उसके प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो थोड़ा बायस हो जाता है कि मतलब यू हैव टू स्टे देयर, एंड देन आपके ऊपर हायरार्की बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है. क्योंकि अगर एक मैं बात करूँ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स आते हैं. मतलब हायरार्की आप देख रहे हो कितनी है. वेयर स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं, या जो स्टार्टअप या फिर जो नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई है, लेट्स से फॉर 5 years 10 years 5 years में भी हायरार्की कम होगी, ट्रू, विजिबिलिटी ज्यादा होगी, यस, एक्सपैंडिंग योर डोमेन हॉरिजॉन्टली, उसके ऑप्शंस बहुत होते हैं. वहां पे आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. इनफैक्ट आई थिंक सैलरीज भी ज्यादा मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ स्टार्टअप इट इज एंड हाउ मच रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल, आई थिंक उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स रहता है. जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट के ट्रेंड से तो इतना % मिलना चाहिए, या आप जॉब स्विच करोगे तो मार्केट नॉर्म है 30%, राइट. बट ये मार्केट नॉर्म है कहाँ लिखा है? ये सिर्फ बातों में है. जैसे बैंक अकाउंट में पैसा है, बैंक आपका कोई फिजिकल लॉकर नहीं है, वो सब क्लाउड में, हवा में. राइट. एमएनसीज में क्या पर्क्स होते हैं आपके हिसाब से जो एक्साइट करते हैं लोगों को? जैसे आपकी क्या benefit होता है? I mean, हाँ, लीव पॉलिसीज हो गई, मेडिकल हेल्थ केयर पॉलिसीज हो गई, आपका स्पाउस का मेडिकल इंश्योरेंस, इफ यू हैव डिपेंडेंट्स उनका एक इंश्योरेंस भी हो जाता है. प्लस आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि फैमिली डेज हो गए, ऑफ साइट्स हो गई, ये सब आपको मिलते हैं. कैब्स हो गई, कैब्स, ट्रांसपोर्टेशन. आजकल तो आई थिंक लंचेस एंड स्नैक्स एंड ये सब भी ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया है. प्लस मैं बोलूंगा जैसे कि आज का बड़ा अच्छा फेमस टर्म चल रहा है हाइब्रिड मॉडल्स. हाइब्रिड मिलेगा आपको, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा. एक सिस्टम बना हुआ है कंपनी का, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है.
सो जो वो होता है ना, रेसिस बायसम होता है कि मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय, आई थिंक वो बहुत कम होता है। उनकी सर्टेन पॉलिसीज होती हैं, जैसे पॉश होगी एक पॉलिसी, Right. हरासमेंट की पॉलिसीज होगी, राइट तो ये बहुत बेनिफिट कर जाती हैं, आपको एक तरह से मेंटल पीस भी देती है। एंड देन सैलरीज एंड इंक्रीमेंट्स और बोनसेस एंड ये सब तो है। वेयर एज अगर मैं कंपेयर करूँ एक छोटी इंडियन कंपनी, क्या पॉलिसी है? कोई लीव पॉलिसी नहीं है यार। छुट्टी लेनी है, छुट्टी हाँ मिल जाएगी, कब मिलेगी? 2 दिन बाद की लेनी है, ले लो। 2 दिन, एक दिन बाद या उस दिन पता चलता है कि अरे नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम करो छुट्टी कैंसिल कर दो। या आप 9 to 5 करते हो, 5 बजे चले गए, अपना पूरा काम किया, 9 बजे बॉस को गुड मॉर्निंग बोला है, 5 बजे गुड इवनिंग भी करके गए हो, सी यू टुमारो बोल के गए हो, घर पहुंचते हो आप 8 बजे फोन आ जाता है, अरे वो डेटा था उसका क्या हुआ? हाँ वो तो बात हुई थी ना कल देना। नहीं 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 नहीं, आज ही देना है। बॉस आपका बैठ के पार्टी कर रहा है, आपको काम दे गया, आप बैठ के काम करो रात भर और सुबह फिर 9 बजे भी आ रहे हो। राइट सो ये जो चीजें है ना, ये एक मैं मल्टीनेशनल में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, होंगी बट ऐसा नहीं है कि हर जगह ही होगा। बट एक ही आपको वीकेंड्स मिलेंगे, सबसे बड़ी बात मल्टीनेशनल में, फिक्स वीकेंड ऑफ, हु डजंट लाइक दैट? एब्सोल्युटली मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखो तो 6 डे वर्किंग होगा, कई जगह 6.5 डे भी होता है, कई जगह तो 7 डे भी होता है, कई ऐसी जॉब्स भी हैं। 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है। लीव की एक पॉलिसी है, आपको इतनी लीव मिलेंगी महीने में, सॉरी साल में, एंड देन वो आप कंज्यूम कर सकते हो। सिस्टम है, वहां पे अप्लाई करोगे, अप्रूव होगी, योर मैनेजर और बॉस कैन नॉट आल्सो रिजेक्ट इट, कंसेंट लेना पड़ेगा आपसे कि यार काम है कर लो। बाकी फिर वो आपकी सेंसिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे ले रहे हो छुट्टी, किस नहीं ले रहे। सो आई थिंक ये चीजें बहुत एक मेंटल रिलीफ दे देती हैं। और मोरोवर मैंने एक चीज और नोटिस करी कि एमएनसीज के अंदर ट्रेनिंग्स की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपको अगर ग्रो करना है, आपके अंदर जील है तो ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर कि कंपनीज आपको खुद ही ट्रेनिंग्स करवाती हैं, आप ट्रेनिंग्स करो, सर्टिफिकेशंस करो, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर द अप्रेजल्स और मे बी जॉब चेंज, और नॉट जॉब चेंज बट या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज अलग तरीके की आने लग जाती है, क्योंकि दे हैव अ बिग एनवायरनमेंट, दे हैव बिग रिक्वायरमेंट्स। यस, राइट। अपनी भी बात करूं तो मैं इस डोमेन में नहीं था, सो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, ऑन जॉब भी मिली। मैंने कई सर्टिफिकेशंस करे हैं विच आर लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, स्पॉन्सर होते हैं, हमें ट्रेनिंग का एक प्रॉपर फोरम प्लेटफॉर्म मिलता है, एक सिस्टम मिलता है, एप्लीकेशन मिलती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि अपने फ्री टाइम में यू यूटिलाइज दिस ट्रेनिंग। एंड अच्छी कंपनीज तो, जैसे अब मैं अगर अपनी बात करूं तो वही भी कहती हैं इट्स 8 आवर्स जॉब, इफ यू हैव डन योर वर्क बिफोर टाइम, don't waste your time on the official hours. You can use your training platform and do some and there are mandatory trainings as well which are really helpful and to create your awareness and knowledge. So वो कुछ perks है, plus lateral movement, आपको movement लेना है, आपने किसी और domain में काम करना है तो within the job as well आप training कर सकते हो जो कि company provided है। आप you can apply for this concept called IJPs, internal job postings. Absolutely right. So आप उसमें apply कर सकते हो and organization try to hire within the organization rather than keep outsource करें, क्योंकि कॉस्टिंग अगेन उसमें भी है। Exactly. आप एक रिक्रूटमेंट फर्म को लोगे, सोर्सिंग करोगे, इंटरव्यूज करोगे, फिर अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है उसका एक अपना नोटिस पीरियड होगा, तो आई थिंक 3-6 महीने इसमें लग जाते हैं। फिर आप नए बंदे को लेकर आते हो, वो एडजस्ट करने में उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आई थिंक 3-4 महीने वहां चल जाते हैं, 3-4 महीने ट्रेनिंग, तो साल एक वेस्ट हो जाता है। रादर देन इफ आई ट्रेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मेरी ऑर्गेनाइजेशन को पता भी है, मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, प्लस मुझे शायद उस डोमेन के इक्विवेलेंट सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उसे एग्जिस्ट को थोड़ा सा प्रमोट करके मैं उसको दे सकता हूँ। Absolutely right. सो ये एक बहुत अच्छा आई वुड से कि व्हिच एक्साइट्स द यूथ Okay. to go for MNCs. So, Rohit, my next question is, what is cybersecurity? So cyber security, you can think of everybody has devices, everybody use internet, Yes. everybody is use social media. Yes. So protecting of your information is cybersecurity. Cybersecurity is basically protecting the virtual world where you are living. So एक तो है फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम जीते हैं, उसके लिए दे आर वेरियस एजेंसीज, पुलिस है, अथॉरिटीज हैं टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रॉबर्स, थीव्स, क्राइम्स एंड ऑल। साइबर सिक्योरिटी में जब आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, सो साइबर सिक्योरिटी इज दैट। Okay. Why cybersecurity is important? Okay, so to answer your question, I'll start with the question, why your security is important.
Why you want to secure your house, your home, your family members? Because it will gonna give me some setbacks if anything happens to any of this thing. Right. So basically इसकी सिक्योरिटी के लिए, अच्छा तो सिक्योरिटी पे आते हैं. पहले सिक्योर करना किससे है? थेफ्ट है, स्कैमर्स हैं, रॉबर्स हैं, एक्सटॉर्शंस करते हैं लोग, क्राइम्स है. इस सब के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एजेंसीज. एक वर्ल्ड है जिसमें अब सब जी रहे हैं, ना चाहते हुए भी. एक बच्चा पैदा होता है, वो फिजिकल वर्ल्ड में तो आता है. 1-2 साल, आई थिंक 1 साल भी नहीं होता, उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया जाता है, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं हम, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें आ जाता है. राइट. फिजिकल वर्ल्ड में थ्रेट्स जो आपको है वो आपको दिखेंगे. रात को सुनसान जगह से नहीं निकलना है, कोई चोर आ जाएगा, डकैत आ जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, वो आपको दिखेगा. वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ नहीं दिखता है. राइट. वर्चुअल वर्ल्ड में स्कैम भी होगा, क्राइम भी होगा, और उसके लिए आपको किसी सुनसान रास्ते में जाने की जरूरत भी नहीं है. आप सो रहे हो, स्कैम हो जाएगा. आप पढ़ रहे हो, स्कैम हो जाएगा. आप ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कैम हो जाएगा. आप नहा रहे हो, स्कैम हो गया. सो ये एक ऐसा क्राइम है या फिर एक ऐसा थ्रेट है जो दिखता नहीं है. और हम लोगों का अपब्रिंगिंग कह लो या जो नेचर है ह्यूमन का, वो ये है कि अगर कुछ दिखता है तो ही उससे खतरा होता है और उसके लिए वो काम कर लेता है. वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ दिखता ही नहीं है. सो हम कहते हैं कि यार हम तो साइबर सिक्योर है. जबकि मैं बोलूंगा इस दुनिया में, आई मीन ऑडियंस भी अपने आप से पूछे कि कैन यू से यू आर साइबर सिक्योर? क्या कोई ऐसा है इंडिविजुअल जो बोले कि यार मेरे साथ कभी स्कैम ही नहीं हुआ? अटेम्प्ट तो आई गेस हर किसी पे हुआ है. अटेम्प्ट तो सब पे हुआ है. एग्जैक्टली. सो ये एक ऐसा थ्रेट है जो हमें दिखता नहीं है. वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, और ये वर्चुअल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड से बहुत बड़ा है. इसकी रीच बहुत ज़्यादा बड़ी है. मुझे आज किसी के साथ स्कैम करना है, मुझे उसके पास फिजिकली शायद जाना पड़ेगा. अगर किसी कंट्री के बाहर जाना तो मेरे को वहाँ जाके करना पड़ेगा, या मेरे को एफर्ट्स करने पड़ेंगे. साइबर में मैं घर बैठे बैठे कर सकता हूँ. सो मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि लाइक इंडियन गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी मच keen in this cyber security world as well. However, you have been into this industry from a very long period of time. आपको लगता है हम लोग काफी लेट जागरूक हो रहे हैं चीजों को लेके? फोकस हमेशा से रहा था कि डिजिटलाइजेशन करना है, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल कर देंगे सब कुछ. स्पेशली आफ्टर कोविड मेटल मनी या पेपर मनी से हम काफ़ी दूर जाते आ रहे हैं. आज की डेट में अगर मैं आपकी भी बात करूं सौरभ, तो आप अगर मार्केट में निकल रहे हो, सो आई डोंट थिंक यू फोकस ऑन कि मैंने वॉलेट रखा था नहीं रखा था. आप ये देखो, मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है, ठीक है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ. एग्जैक्टली. सो हम डिजिटल होते गए. अच्छा है, ये भी एक स्टेप था जो कि हम बाकी अगर कंट्री से देखें तो बहुत पीछे थे डिजिटल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग. एजुकेशन की प्रॉब्लम थी. कई सबब्स हैं हमारे, अभी भी छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो इंटरनेट का ही जाता. सो वहाँ पे पेपर मनी बहुत होता था यूज. टेररिज्म बहुत होता था पेपर मनी के थ्रू, क्योंकि आप इजीली उससे फ्रॉड कर सकते हो, इजीली आप किसी को ब्राइब कर सकते हो जिसका कोई ट्रैक भी नहीं रहेगा. सो डिजिटल करना था, सो दैट एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि टैक्सेस वगैरह भी आए, क्योंकि डिजिटल पेमेंट होगी तो पता चलेगा. एग्जैक्टली. हमने फोकस करा डिजिटलाइजेशन पे. आज की डेट में आप देखोगे तो एक छोटा सब्जी वाला जो ठेली पे भी सब्जी लगाता है, उसके पास एक QR कोड होगा स्कैन करने के लिए पे. यस. और आज की डेट में तो आप देखो कहीं पे भी पहले तो हम फिर भी पूछते थे कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, पेटीएम कर दूं, गूगल पे कर दूं. अब हम पूछते भी नहीं, हम सीधे कहते हैं स्कैन कोड का है. राइट. क्योंकि हमें पता है सबके पास ही होगा. आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं उस दिन आई थिंक आई वाज ट्रैवलिंग, तो बेगर आया, भीख मांगने आया एक भिखारी. मैंने कहा यार सॉरी, मैं वॉलेट नहीं है, चेंज नहीं रखता है वो. तो उसने बोला कि मैं स्कैन कोड दे देता हूँ, आप स्कैन करके दे दो मेरे को पैसे. डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया. मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि जैसे मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी कल्चर में होता है ना, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाओ या किसी फ्रेंड्स के यहाँ जाओ तो बच्चे होते हैं, उनको पैसे दे देते हैं. तो आजकल कैश भी रखता नहीं है. तो मैंने सुना कि आजकल ना सोच रहे लोग कि लॉकेट बनाते हैं बच्चों के भी, और उनके QR कोड यहाँ लगा देते हैं. तो आपको अगर किसी, ऐसे हम बोलते हैं ना पंजाबी में, सगन डालना है, स्कैन करो और डाल दो. वाह. नाइस. इस चीज की वजह से व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द साइबर क्राइम्स व्हिच आर हैपनिंग in India as of now? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाए कि टारगेट कहाँ पे किया जाता है, तो आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर उसको टारगेट करते हैं. आई थिंक इट्स वन ऑफ द प्राइम स्पॉट फॉर द साइबर क्रिमिनल्स.
रीजन क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, True. बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एंड easy way है, if they success in this scam, they get easy money out of it. दूसरा मैं बोलूँगा जो बहुत ही प्रोन है, विच इज़ हेल्थ सेक्टर, Okay. क्योंकि सिटीजन्स का या लोगों का पर्सनल सेंसिटिव डेटा, बहुत डेटा उनके पास, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतना साइबर पे फोकस भी नहीं करती है कि दे हैव टू सिक्योर देयर नेटवर्क्स एंड एवरीथिंग, दे आर फोकस ऑन मेडिकल केयर एंड फैसिलिटीज एंड ऑल दैट. सो वहाँ एक उनका ये बहुत साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट रहता है. तीसरा मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या इनमें ये भी एक टारगेटेड है, क्योंकि इट्स लाइक अ साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर. उनको छेड़ना है तो किसी भी कंट्री को डाउन कर सकते हैं, एकदम से उनका नेटवर्क बिठा देंगे, सप्लाई चेन बंद कर देंगे, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बंद कर सकते हैं. सो वो उनका एक बहुत प्राइम टारगेट रहता है. अब क्या है, आपने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया और आपने उसको शूट कर दिया पूरी बड़े मार्केट में, और टारगेट नहीं किया. जो फंस गया. आपने एक मॉडल बनाया, रोल आउट कर दिया 10,000 लोगों को. आपका टारगेट क्या था? एक फंस जाए, 10,000 रुपये या 1,000 रुपये भी आ जाए मेरे दिन के. नाउ इमेजिन 1,000 रुपये घर बैठे बैठे 1 घंटे में, इमेजिन मेरे से ज़्यादा सैलरी हो जाएगी उस बंदे की. सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साइबर सिक्योर रहें. हम जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं वो प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि साइबर थ्रेट दिखेगा नहीं आपको, वो बस हो जाएगा. राइट, वो होने के बाद पता लगेगा, दिखेगा होने के बाद. और कई बार ऐसा भी होता है सौरभ, हमने देखा है कि आपके साथ हो चुका है बट आपको रियलाइज नहीं है. रियलाइज आपको हुआ 1 महीने बाद, लेकिन उसका बीज किसने डाला था? वो आपने खुद डाला था. एक मैसेज आया आपको कि ये इसमें एक पिक्चर है, आपकी एक पिक्चर है जो वायरल हो गई है और इसको आप हटा दो. आपने वो लिंक को क्लिक करा और एक ना बैकडोर से कोई एक एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर आपके उसी डिवाइस में आ गया, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, और उसमें आके वो बैठ गया. उसने तब कुछ नहीं किया, उसने देखा, वो मॉनिटर कर रहा है आपका बिहेवियर, सारा कुछ मॉनिटर कर रहा है. आप जो भी उसमें काम करो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, वो भी मॉनिटर हो रही हैं, पासवर्ड्स डाल रहे हो, वो सब चेक कर रहा है. फोटोज आ रही हैं, कुछ आपकी पर्सनल चीजें हैं जो आप रखते हो, हम लोग रखते हैं अपने पर्सनल डिवाइस में, वो सब वो चेक कर रहा है. जब उसका सफिशिएंट डेटा आ गया, उसने पैटर्न भी देख लिया है, कब सोते हो, जागते हो, उठते हो, क्या करते हो, क्योंकि फोन 24 घंटे हाथ में रहता है. फोन आपने करा कनेक्ट लैपटॉप से, लैपटॉप में भी गया. फिर आपने किसी को कुछ शेयर करा फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर्स में, वो वहां पे भी गया. तो ऐसे उसने बहुत जगह बिठा दिए. फिर एक दिन टाइम आएगा, उसे चलो यार अब करते हैं, और तब पता चलता है कि न्यूज आती है कि 25 करोड़ का स्कैम हो गया, 50 करोड़ का स्कैम हो गया, इतने लोग इम्पैक्ट हो गए. उन लोगों से थोड़ा थोड़ा गया कर करके टोटल इतना बड़ा स्कैम बन गया. सो अगर मैं इंडस्ट्री वाइज बात करूं तो what are the recent cyber attacks you have seen in your life and what was the impact of them in the industry? So आजकल मैं बोलूँगा जो सबसे प्राइम है वो रैंसमवेयर है. वो कैसे भी हो सकता है. फिशिंग, एक ईमेल आई, आपने एक रॉन्ग लिंक क्लिक कर दिया, पता चलता है कि आपका सिस्टम एकदम ब्लैकआउट हो गया, और जिसे बोलते हैं ना, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई या रेड स्क्रीन आ गई है, और उस पर मैसेज आ रहा है कि आपका सिस्टम हैक हो गया है और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा और सारा डेटा चला जाएगा. आप शट डाउन भी नहीं कर सकते हो तो भी आपका डेटा चला जाएगा. और ये बिटलॉकर का अकाउंट है, इसमें आप इतने पैसे डाल दो तो हम आपको की दे देंगे आपका डेटा डिक्रिप्ट करने में. सो एनक्रिप्ट कर देता है आपको पूरा सिस्टम. सो ये बहुत ही कॉमन है. इससे आई थिंक अभी पीछे, आई थिंक फ्यू ईयर्स बैक बहुत बड़ा ये हुआ था, काफ़ी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई थी रैंसमवेयर की वजह से. कईयों ने तो पेमेंट भी दी थी, बट की नहीं मिली उन्हें, क्योंकि वो तो गोल कभी था ही नहीं. गोल तो हमेशा ये था कि पैसे आ जाए क्रिमिनल्स के पास. सो रैंसमवेयर एक प्राइम है हॉटस्पॉट. प्लस आपका फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग बहुत है. इससे होता क्या है कि जैसे कि मान लो मुझे आपके घर में चोरी करनी है, और आप अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें लगाओगे. आपने लॉक्स लगाए हैं, कैमरास लगाए हैं, सर्वेलेंस है, सिक्योरिटी गार्ड है, सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स हैं. इतना सब कुछ मेरे को ब्रीच करके जाना पड़ेगा, तब जाके मैं कुछ उसमें चुरा पाऊंगा. बट व्हाट इफ मैं आपको बोलूँ, सौरभ अपने घर की चाबी देना,
और आप मेरे को चाबी दे दोगे, मैं जाऊंगा चोरी करके चल जाऊंगा। तो फिशिंग से ऐसी होता है। फिशिंग से आपको दो चीज़ें हैं जो बहुत ही प्राइम है, जिसपे साइबर क्रिमिनल्स पूरा गेम खेलते हैं। Okay. पहला, डर। वो डरा देंगे, क्योंकि जब बंदा डरता है तो वो अपने सेंसेस में नहीं रहता, वो कुछ भी करेगा कि बस मैं बच जाऊं। दूसरा एक है लालच, वो आपको लालच देंगे, इस लिंक पे क्लिक करो, या जैसे पहले चला था ना, बहुत पहले, ये आई थिंक बहुत ये स्टार्टिंग थी नाइजीरिया के, पता चला नाइजीरिया के वहाँ पे से ईमेल्स आते हैं कि आपको लॉटरी मिली है, 100 करोड़ की लॉटरी मिली है, और हमें आपको ट्रांसफर करने हैं पैसे। राइट। सो ये इनिशियल फॉर्म फिल करना है, फॉर्मेलिटीज है, उसमें 6-7 हज़ार रुपये कुछ लगते हैं, आप वो डाल दो, फिर हमको ट्रांसफर कर देंगे। अगर मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा, OTP आएगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, सब कुछ करेगा। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट कोई समझता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अपना कोई ओल्ड फर्नीचर बेचना है, आपने OLX और या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला, और मैंने वो देखा, और जेन्युइन यूजर्स भी हैं, कुछ साइबर क्रिमिनल्स भी हैं। अगर मैं साइबर क्रिमिनल, मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने देख लिया, अच्छा ठीक है, फर्नीचर है, मान लो उसकी कॉस्ट आपने रखी कुछ 50,000 समथिंग, तो मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैंने फर्नीचर देखा है, मैं एक आर्मी पर्सनल हूँ, क्योंकि एक बहुत रेपुटेटेड पोजीशन होती है, मैंने आपको अपनी ID भी शेयर कर दी, सब कुछ शेयर कर दिया, और आपके दिमाग में आ गया जेन्युइन बनना है। मैंने कहा कि मेरे को चाहिए, मेरा ट्रांसफर हुआ है, मुझे 2 दिन में चाहिए, प्लीज़ आप किसी को बेचना नहीं, ये मैं आपका बायर हो गया फिक्स, और मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ एडवांस पे, मैं 10,000 देता हूँ, 10,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और वो 10,000 आप समझना कि आपको इनिशियल इंस्टॉलमेंट मिल गई है, बाकी का जो पेमेंट होगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो 10,000 आपके पास आ गया, 10,000 मैं माइनस कर लूंगा, तो 40,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा। आपने एक पैटर्न देखा इसमें, मैंने क्या किया, मैंने 10,000 बहुत बार बोला है। साइकोलॉजी क्या होती है कि आप भूल जाओगे कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या बेच रहा हूं, क्या नहीं, आपको 10 दिख रहा है कि 10,000 मुझे अभी आ जाएंगे। तो वो साइकोलॉजी से साइबर क्रिमिनल खेलते हैं, लालच कह लो उसे, या फिर फियर से कह लो। तो आपको फिर आप भूल गए, फर्नीचर भूल गए, 50,000 1 लाख का फर्नीचर भूल गए, आपको बस 10,000 दिख रहे हैं कि ये तो मेरे को अभी आ जाएंगे, बस 2 दिन में दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, और मैंने आपको एक OTP आएगा, लिंक आएगा, आप मेरे को बता देना, और उसमें लिखा भी होगा 10,000, और जल्दबाजी में आप देखोगे अब OTP है, आप मेरे को दे दोगे, तो मैं OTP डाल के आपका वो पैसे निकाल लूंगा। तो आपको यार ये क्या बात हुई, 10,000 आपने मेरे को देते, आपने मेरे से ले लिए। ओह सॉरी, मैं ना बिजी था, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा करता हूँ, मैंने शायद गलती से कर दिया, पता नहीं कैसे कर सकता हूँ ऐसे, मैं एज आर्मी प्रोफेशनल मेरे को नहीं करना चाहिए, बट आई एम रियली सॉरी, तो थोड़ा सा वो ऐसे करेंगे, एंड देन उसके बाद मैं दोबारा देता हूँ। तो आपके दिमाग में भी 10,000 चल रहा है, पहले 10-10 की बात हो रही थी, आने वाले 1-10 आपके हाथ से निकल गए, तो अब मैं और दे रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं 20,000 दे देता हूँ, तो फिर दोबारा ऐसी होगा, आप कर दोगे। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको पैसे लेने हैं यार, तो भेज देना, अकाउंट नंबर ये रहा, IFSC कोड आपके पास है, आप भेज दो, मैंने OTP क्यों देना है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि आई थिंक उससे थोड़ा अवेयर रहना चाहिए लोगों को, कि अगर आपको पैसे किससे लेने हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज़ और सुनी है कि लाइक आईफोन्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं इफ आई कंपेयर इट विद द एंड्रॉइड, सो इज इट ट्रू? कुछ हद तक कह सकते हो आप कि उसमें एक एडवांस लेवल है टू कि जैसे कि अगर आपका फ़ोन लॉक हो गया, बंद हो गया, तो आप उसको आप उसको मार्केट, मतलब अब तो खैर इतनी फॉरेंसिक टेक्निक्स आ गई हैं कि निकल जाता है डेटा, लेकिन फिर भी आप डेटा आपका सिक्योर रहता है, तो उससे कोई डेटा निकाल नहीं सकता है कंपेयर टू एंड्रॉयड, और अगर हम एप्पल की बात कर रहे हैं। बट डिवाइस सिक्योर है तो मैं बोलूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाइक ऐसा है, जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था कि बहुत सारी आपने डिवाइस पे सिक्योरिटी लगा रखी है, ऐसी आपने घर पे भी लगा रखी है, मुझे चोरी करनी है तो मेरे लिए इजी वे क्या है कि मैं आपसी चाबी ले लूँ, तो ऐसी मैं कोई एक फिशिंग अटेम्प्ट कर लूंगा, कोई ईमेल भेज दूंगा जिसपे आपको लिंक मैं प्रोन करूंगा कि आप लिंक पे क्लिक कर लो, या आप ही कभी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे। तो कई साइट्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन मिल जाएंगी, और आप बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल भी नहीं होती है, क्योंकि आपके फोन में ही फीचर है कि अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल करना है, आप वो खुद ही बंद करोगे। वो एंड्रॉयड ने भी दिया हुआ है, वो एप्पल ने भी दिया हुआ है। एंड हाउ इजी इज टू हैक a laptop or a mobile device? हाउ ईजी हाउ डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स ऑन करना किसका, टारगेट कौन है। यही अगर मैं बात करूँगा किसी एक वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में करना है तो हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड्स वो लोग फॉलो करते हैं, बेसिक कंप्लायंस मेथोडोलॉजी उनकी होती है, ISO 27001 कह लो जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है, GDPR है फॉर पर्सनल डेटा, अलग एक लेयर डल जाती है। ऐसे और भी बड़े स्टैंडर्ड्स या फ्रेमवर्क्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करते हैं। कई जगह तो इट इज मैंडेट बाय द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी DPDP आया है, तो एक मैंडेट है, वो एक लॉ है
सो आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। वेयर एज अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक रिटायर्ड पर्सन का कुछ लैपटॉप या फोन हैक करना है, या एक स्टूडेंट्स का करना है, या हाउस वाइफ्स है उनका करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे बस ट्रिक करना है, सोशल इंजीनियरिंग करनी है, ट्रिक करना है उनको किसी तरह अपने, जैसे कहते हैं ना, बेट बनाना है। बेट क्या मतलब, एक बेट की तरह मेरे को यूज करना है, एंड देन आई कैन डू दैट। देयर आर वेरियस टेक्निक। अब तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्कैम डिजाइन कर सकते हैं, तो आपको सोचना भी नहीं है। नहीं तो हमेशा क्या होता था, कुछ ना कुछ एरर हो जाता लैंग्वेज में। अब मान लो मेरे को किसी रिटायर्ड पर्सन का करना है, लेट्स से एजेड, मैं उनके एआई यूज करके उनको कॉल करूंगा, उनकी बेटी की या बच्चों की आवाज में, कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हैं, हम फंस गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, थोड़े से पैसे भेज दो, मुझे बचना है, ये करना है। तो वो तो घबरा जाएंगे, कैसे करना है बेटा, कैसे करना है, ये करना है, ओटीपी है। डर, जैसे मतलब दो चीजें, डर और लालच। डर बता के उसके बाद वो नहीं देखेंगे कि ओटीपी क्या है, ओटीपी नहीं है, किसका है क्या नहीं है, वो भेज देंगे, कर देंगे। यही अगर मुझे किसी और को करना पड़ेगा जो एक वेल नोन प्रोफेशनल है साइबर वर्ल्ड में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। एज एन इंडिविजुअल लोगों को क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी सेफगार्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स? बेसिक चीजें हैं, जैसे कि यूज पासवर्ड्स। पासवर्ड भी निकल जाते हैं। खाली पासवर्ड आपका काम नहीं करेगा ना, पासवर्ड से रिलेटेड काफी चीजें हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अकाउंट्स बनाए, पासवर्ड बनाया, चेंज नहीं करा कभी, 2-3 साल से हैं, राइट। और जहां पासवर्ड सिक्योर है, जहां जो स्टोर करता है, पता चला वो कंपनी साइबर अटैक का शिकार हो गई, मिलियंस ऑफ यूजर्स के पासवर्ड, यूजर अकाउंट सब ब्रीच हो गए, उनको सबको पता लग गया। राइट। दूसरा, अगर आप एक कॉमन चीज देखोगे, हम पासवर्ड्स को ऐसे नहीं देखते कि ये हमें साइबर सिक्योरिटी देगा। हम पासवर्ड ऐसे देखते हैं, यार पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्या है, क्यों इजी नहीं होता, मतलब बस मैं फोन खोलो, लॉगिन हो जाए और मतलब काम हो जाए मेरा सारा। हम ज्यादातर क्या करेंगे, एक ही पासवर्ड को 50 जगह सेम पासवर्ड चल रहा है। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है पहले। एक ही पासवर्ड रखा है सारी चीजों में, बैंक अकाउंट में वही है, फेसबुक में वही है, हर जगह वही है। सोचिए एक वो लीक हो गया, किसी को पता है आपका, थोड़ा सा पैटर्न भी पता है आपके बारे में, सो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप बोलोगे यार पासवर्ड लगाया था मैंने, तब भी ब्रीच हो गई, या तब भी अटैक हो गया। सो ऐसा नहीं है कि पासवर्ड है तो ठीक है, पासवर्ड स्ट्रांग है कि नहीं है। जनरली हम क्या करेंगे, अपना नाम डाल देंगे या बर्थडे डाल देंगे। आप इमेजिन करो ना, मतलब अभी भी मैं देखता हूँ कई लोगों की ईमेल एड्रेस है, उसमें एंड में उनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कई जब आप बैंक अकाउंट्स भी क्रिएट करते हो, पासवर्ड बनाते हो, उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आप खुद ही सबको मतलब दुनिया को पब्लिसाइड कर रहे हो। सो वो चीज नहीं करनी चाहिए, इट हैज टू बी सिक्योर। टाइमली उसको चेंज करना चाहिए। अब कई एप्लीकेशंस, कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि मैंडेटरी है कि 60 डेज में, 30 डेज में आपको चेंज करना है। चेंज करते सब, कैसे चेंज करते, आगे एक 1 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, हो गया चेंज। पासवर्ड एक चीज है, प्लस मैं बोलूंगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, 2FA। सो 2FA एक चीज है, मल्टी फैक्टर एक है। 2FA इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी अगर आप 3 भी लगा सकते हो, जनरली 2 भी लगा लो तो चलेगा। 2 OTP बेस्ड हो सकता है, नहीं तो मैं बोलूंगा कि ज्यादातर जैसे आप ना एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, आपको एक 1 टाइम पास पिन जनरेट करके देंगे। गूगल ऑथेंटिकेटर कह लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर कह लो आप। मैं बोलूंगा थर्ड थिंग इज सॉफ्टवेयर अपडेट। फोन डिवाइस हो, कंप्यूटर डिवाइस हो, या कोई भी IoT डिवाइस हो, अगर उसको सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो प्लीज मेक श्योर कि आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेटेस्ट वर्जन पे हो, क्योंकि कुछ ना कोई वल्नरेबिलिटी होंगी, उसको मिटिगेट करने कंपनी ने एक अपडेट पैच बनाया है, वो आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन हम हर बार नहीं, कई बार हम जनरली देखें, हम इग्नोर कर देते हैं, यार ये अपडेट होगा, ये 1 घंटा ले जाएगा, बैटरी ड्रेन हो जाएगी, मैं क्या करूँ ओवरनाइट, और उसमें ऑप्शन भी देते हैं ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन हम वो भी इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें रात को भी फोन चाहिए ना। सो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा रखो, जब भी आता है। कई बार अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आता है तो आप खाली बैठे हो, वैसे ही चेक कर लो यार कि इज देयर लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल। लास्ट थिंग मैं बोलूंगा, कभी भी अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करें अपने फोन में। कभी भी किसी अननोन लिंक से कुछ डाउनलोड ना करें। आजकल कितना आता है, मतलब सोशल मीडिया हो या सोशल चैनल्स हो, मतलब वायरल हो रही हैं चीजें, हम सब क्लिक करे जा रहे हैं। अननोन चीज है तब भी देख रहे हैं, अननोन चीज है तब भी क्लिक कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज अननोन है, ऑलवेज वेरीफाई। अननोन पे तो मैं पहले बोलूंगा कि इग्नोर ही करो। अननोन कॉल हो, अननोन मैसेज हो, SMS हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक पे हो, ईमेल हो, उसको इग्नोर ही करो। रादर देन मैं ये बोलूंगा, जहां तक मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इसको फॉलो करता हूँ, कि अगर नोन भी है ना तो वेरीफाई करो। आजकल तो AI भी है, तो कोई किसी की आवाज बना के बोल सकता है मेरा फोन बंद हो गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो जेन्युइन लगता है। या फोन पे कहते हैं ना, मिस कॉल आई और फोन हैक हो गया, फोन आया स्कैम हो गया।
सो अभी भी मुझे नहीं पता अब और टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई हैं, बट अगर ऐसा होता है तो हमेशा कॉल बैक। अगर कोई नोन बंदा कर रहा है और आपको लग रहा है सस्पिशियस कि यार नहीं यार इस तरीके से तो बात नहीं करता वो, या इस तरह से ऐसे क्यों मांग रहा है, पैसे क्यों मांग रहा है मेरे से, कॉल बैक करो। तो जब आप कॉल बैक करोगे आप उसके नंबर पे करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फोन के अंदर ऑप्शन आता है कि सेव पासवर्ड करने का, सिस्टम्स पे भी आता है सेव पासवर्ड करने का, हाउ सेफ यू थिंक इट इज इट लाइक इन ओके टू सेव द पासवर्ड्स ताकि ऑटो लॉगिन हो जाए, या फिर यू थिंक? सो ये पासवर्ड मैनेजर्स होते हैं Yes. जो वैसे भी प्रोवाइड किया जाता है, चाहे फोन हो चाहे कंप्यूटर, जैसे गूगल पासवर्ड मैनेजर भी है, एप्पल ने भी अपना भी निकाला हुआ है, एप्पल का भी है पासवर्ड मैनेजर। तो वो तब तक सिक्योर है जब तक आपका डिवाइस सिक्योर है, क्योंकि वो साइबर क्राइम होगा किसके साथ, आपके और आपके डिवाइस के साथ। और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, उसकी नींव आप खुद ही रखोगे, चाहे वो किसी लिंक पे क्लिक करके हो, चाहे वो अनवांटेड कॉल रिसीव करके हो, चाहे वो एक अनवांटेड ईमेल को एक्सेस करके हो। So, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि कंपनीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेटा लॉस हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट स्कैम्स नहीं कहूँगा, बट इंटरनल लोग ही डेटा प्रिवेसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं उसको। सो हाउ लाइक वी कैन इंश्योर कि हम लोग कंपनीज के लिए, जो छोटी कंपनीज है, जो लाइक दे कैन जो नॉट afford नहीं कर सकती बड़ी cyber security का लाइक portfolio। यू इन द कंपनी और समबडी लाइक दैट, जो कि साइबर सिक्योरिटी का पूरा डिवीजन नहीं बना सकती। देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स राइट नाउ व्हिच इज देयर, एंड it is also said that India is a market on which cyber attacks are very high at the moment. So, what do you think? What those companies should do in order to safeguard these kind of breaches? I would say. सबसे पहले तो अवेयरनेस। क्या होता है कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय जॉब करने जाता है, उसके सिर्फ दिमाग में होता है कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा डिलीवरेबल है, मेरे को ये करना है। उसके अलावा से कोई मतलब नहीं होता कि मैं डेटा किसको दे दूं, किसने मांगा है, नहीं। दूसरा, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि एक्सेस कंट्रोल नहीं होता, एक्सेस मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता है। सब किसी के पास हर चीज़ का एक्सेस है, हर कोई कुछ भी एक्सेस कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। सो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एक छोटा सा क्लिनिक ही है, 4 नर्सेज होंगे, उसके पास हर पेशेंट का एक्सेस होगा, जरूरी है। प्लस हम अगर वो कंपनी प्रोवाइडेड कोई डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो हम उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस टर्म बोलते हैं हार्डनिंग, हम हार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसबी ब्लॉक कर देंगे। यूएसबी क्या जरूरत है उनको तो सिर्फ पेशेंट के रिकॉर्ड्स ही चेक करने हैं ना, वो नेटवर्क में होंगे, हम वो ब्लॉक कर सकते हैं। हम उनके एक्सटर्नल, अगर वो आउटसाइड द क्लिनिक से किससे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो हम उनके आउटगोइंग ईमेल्स को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्टेन डोमेन्स पे ही रहे। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा छोटी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करनी चाहिए एज ए प्रिकॉशनरी मेथड। प्लस उनको एक इंटरनल रिव्यूज़ भी करने चाहिए, जैसे कि किसके पास कौन सा एक्सेस है, क्या उसको ज़रूरत है इस एक्सेस की। जैसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, नीड टू नो बेसिस पे एक्सेस देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आज एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ, इसको सारे एक्सेस दे दो, इसको सारा डेटा दे दो ताकि हम इससे कुछ भी करवा लें। सो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप ये सोचो कि एक बंदा सब कुछ कर ले तो कुछ भी नहीं करेगा। प्लस हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर या पीरियोडिक ऑडिट्स कर सकते हैं। एक सर्टेन अपना बेंचमार्क बनाए, कौन सी हमारी इंडस्ट्री है, क्या हम यूज करते हैं, कौन सा हमारा डेटा बहुत क्रिटिकल है, कौन सा पब्लिकली भी चलेगा, कोई बात नहीं। जो क्रिटिकल डेटा है वो सिर्फ की इंडिविजुअल के पास रहे। अगर किसी को हम काम करने के लिए दे भी रहे हैं तो एक सर्टेन पीरियड के लिए होना चाहिए। सो हम ऐसे कंट्रोल खुद भी बना सकते हैं। नहीं तो आजकल मार्केट में भी काफी स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है ISO 27001, उसकी कॉपी आराम से मिल जाती है, आप उसमें देख सकते हो, उसमें सर्टेन कंट्रोल्स हैं। उसी का एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट आता है ISO 27002 जो बताता है 21001 को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो गाइडलाइंस दी हुई है। सो उसमें से जो आपको रेलेवेंट लगते हैं वो लगा सकते हैं। आप टेम्परली एक साइबर एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, कंसल्टेंट को, कि यार आप प्लीज हमारे कंपनी में आइए, एक बार देखिए ये हमारी प्रैक्टिसेस है, हमें साइबर सिक्योर होना है, हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो हम बहुत बड़ा बजट लगा सके। सो बेसिक चीजें विदाउट इन्वेस्टमेंट इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंसिव साइबर सिक्योरिटी टूल्स, जनरल बेसिक हम क्या कर सकते हैं, सो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट सेट टू टेक दैट इनिशियल स्टेप। सो लेट्स डू वन थिंग, अभी थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट ऑफ विद अ फायर राउंड, ठीक है, wherein I'm gonna ask certain questions and you just have to ensure to give the answer in as shortest manner as possible, ठीक है। सो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे साथ कुछ फिशिंग एक्टिविटी हुई है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बोला था कि अननोन कोई भी चीज़ से कुछ आए उसको पहले वेरीफाई करें, तभी कोई एक्शन लें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके डिवाइस
अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, बैटरी ड्रेन हो रही है, या अनवांटेड मैसेजेस सेंड हो जाते हैं अपने आप, सो आपका डिवाइस इज इन ट्रबल। डार्क वेब क्यों यूज होता है? ये एक मिथ है, वो सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, बट आई थिंक वो 75% ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब है, सो उसमें डेटा स्टोरेज बहुत है, सो डेटा स्टोरेज के लिए भी होता है। बट येस, यू आर राइट, साइबर क्रिमिनल स्कैमिंग के लिए, इलीगल चीजें ट्रेड करने के लिए भी यूज होता है। एंड डार्क वेब एक्सेस करना, इज इट लीगल और इलीगल? सी, एक्सेस करना इलीगल नहीं है, बट इलीगल एक्टिविटीज करना इज ऑब्वियसली इलीगल। सो वो इज यूजुअली, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस भी नहीं होता है। उसके लिए आई थिंक हम बोलते हैं टॉर ब्राउजर, अनियन राउटर जिसे कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, जैसे अनियन की लेयर्स होती हैं। सो जब आप नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस करते हो तो एक आईपी एड्रेस आपको ग्रांट होता है, जिसकी वजह से आपको ट्रेस कर सकते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। वेरेज जब हम डार्क वेब की बात करते हैं, अनियन राउटर यूज करते हैं, तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं आईपी की, बहुत चेंज होती रहती है, तो ट्रेस करना डिजिटल फुटप्रिंट को डिफिकल्ट है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है। एआई को कैसे यूज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर? एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा एआई है क्या। एआई इज ऑल अबाउट डेटा। हम उसमें जितना डेटा फीड करेंगे उतना वो स्मार्ट और वो रीजनरेट कर लेगा, चीज़ों को करने की क्षमता रख लेगा। तो आप समझ सकते हैं इंडिविजुअल एंटिटी है, उसको आपने सब कुछ पढ़ा दिया। सो अब जैसे हम बोलते हैं फिशिंग, पहले ये होता था फिशिंग तो एक ना वो लैंग्वेज भी गलत होती थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे, बट अब एआई के थ्रू आप टारगेटेड फिशिंग कर सकते हो। जैसे नॉर्मल पहले हम फिशिंग करते हैं, हम एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट ना करके 1000, 10,000, 1 लाख लोगों पे हम फिशिंग सिमुलेट कर लेते हैं। एआई से मैं टारगेटेड कर सकता हूँ। मुझे बेसिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सोशल मीडिया से मिल जाएंगी, और फिर मैं एआई को वो डेटा दूंगा और उससे बोलूंगा क्रिएट अ फिशिंग ईमेल और एसएमएस फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। उसके ये वाले ट्रेंड्स हैं, सो टारगेटेड फिशिंग के लिए बहुत इजीली यूज हो सकता है। क्या हम एआई से थ्रेट डिटेक्शन कर सकते हैं? यस, सो आजकल जो नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आ गए हैं साइबर सिक्योरिटी के, उसमें दे ऑल आर एआई कैपेबल। सो उसमें किसी एंड यूजर का या सिक्योरिटी एनालिस्ट का वेट नहीं करना होता एक्शन करने का, वो टूल्स खुद ही एक्शन ले लेते हैं, कुछ ब्लॉक कर देंगे अनवांटेड इनकमिंग ट्रैफिक। पब्लिक वाईफाई रिस्की क्यों होते हैं? पब्लिक वाईफाई में एक जो की रिस्क रहता है, वो जैसे हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। आप जब कनेक्ट हुए हो तो आप अपना जो भी ब्राउज कर रहे हो, जो डाटा कर रहे हो, बीच में कोई भी एक हैकर आके आपका वो नेटवर्क पेनिट्रेट कर सकता है एंड वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। इसके साथ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो और कोई सिक्योर ट्रांजिशन करना चाहते हो तो ऑलवेज यूज वीपीएन। डीडोस अटैक क्या होता है? डीडोस हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। सो एक किसी वेबसाइट है वो, सो उस पर हम एक साथ ही बहुत सारा ट्रैफिक डाल देंगे, एंड देन क्या होता है कि वो इतनी कैपेबल नहीं है, उसका सर्वर इतना कैपेबल नहीं है इतने सारे ट्रैफिक को एक साथ कंज्यूम करने है, तो वो हैंग हो जाता है। आप ये समझिए। क्या छोटे बिजनेसेस डीडोस अटैक के विक्टिम हो सकते हैं? जनरली डीडोस अटैक होता है जो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं। सो अगर छोटे बिजनेसेस हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आई थिंक कोई साइबर क्रिमिनल इतने एफर्ट्स नहीं करेगा फॉर पेनीज। मैंने सुना है कि एंटीवायरस कंपनीज ही वायरस बनाती है, क्या ये सही है? सो एंटीवायरस, अगर ये वही है ना, अगर बीमारी नहीं होगी तो दवाई कैसे बिकेगी। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि वही बनाती हैं, बट हम इसे रिलेट कर सकते हैं, तभी वो नए नए अपडेट्स देते हैं ताकि आप वो अपडेट्स खरीदो या फिर ऑफिशियल एंटीवायरस खरीदो, उसे रिन्यू कराओ। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा महंगी एप्लीकेशन कौन सी है? एंटीवायरस। साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड जॉब कौन सी है? आज की डेट में अगर मैं देखूं, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती है, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गए, सॉक एनालिस्ट हो गए, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा इनका डिमांड है और आगे फ्यूचर में बढ़ेगी भी, जैसे जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। ओके, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की स्टार्टिंग पैकेज क्या होता है? डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं। अगर आप साइबर एनालिस्ट एंट्री लेवल पे किसी अच्छी मल्टीनेशनल में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पैकेज थोड़ा अच्छा होगा। अगर कोई छोटी फर्म है, सो एंट्री लेवल पे आपको कम पैसे भी मिल सकते हैं। सो बट अगर मैं बोलूँगा रेंज बहुत बड़ी है, डिपेंडिंग अपॉन विच इंडस्ट्री यू आर गोइंग इन। एथिकल हैकिंग का फ्यूचर क्या है? अगर आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं तो इसका एक सैलरी रेंज भी अच्छा ज़्यादा रहता है। सो ये डिमांड में है और ये डिमांड में ही रहेगा जैसे जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और हम साइबर सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड है। सो आई थिंक फ्यूचर इज ऑलवेज बी देयर फॉर एथिकल हैकर्स। ओके,
साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने के लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एजुकेशन मैं बोलूँगा कि ऑलवेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर जैसे कि अगर आप साइबर की फील्ड से भी नहीं है और आपको एंट्री लेनी है, तो अगर नॉलेज के साथ जाना है तो मैं बोलूँगा मेरा पर्सनल फेवरेट है कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस। वो आपको A to Z अच्छी नॉलेज दे देगा फॉर एन एनालिस्ट। प्लस अगर मैं और ये भी बोलूँगा कि अगर आप इस डोमेन से नहीं है बट आपको एक्साइट करता है, सो लुक फॉर गवर्नेंस कंप्लायंस रोल्स। ऑडिटिंग में जा सकते हैं आप। जैसे कि आप CISSP कर सकते हैं, जो एक वेरी वेल नोन सर्टिफिकेशन है फॉर बिकमिंग द हेड फॉर सिक्योरिटीज एज वेल। CISM है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। ये वाले कुछ कोर्सेज आप कर सकते हैं विच विल रियली बेनिफिट यू। साइबर सिक्योरिटी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थियोरेटिकल ट्रेनिंग कितना डिफरेंस है दोनों में? आई थिंक साइबर सिक्योरिटी नहीं, आई थिंक हर फील्ड में एक प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज में बहुत फर्क होता है। रियलिटी ग्राउंड पे बहुत डिफरेंट होती है। बट येस, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, चाहे वो IT हो, IT सिक्योरिटी हो, सो आई थिंक एक आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। सो एंट्री इज वन थिंग, इन सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री इज अनदर थिंग। एथिकल हैकर और नॉन एथिकल हैकर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आई थिंक मैं नॉलेज में नहीं बोलूंगा, डिफरेंस इंटेंट में होता है। एक हैकर को हैक करना है फॉर इट कुड बी मॉनेटरी पर्पस, इट कुड बी टेकिंग अ रिवेंज ऑफ आउट ऑफ समवन। एथिकल हैकर जनरली इंडस्ट्रीज हायर करती हैं कि वो आए और आपकी कंपनी की एप्लीकेशंस, उसका नेटवर्क को हैक करने का ट्राई करें, जिससे कि आपको अपने सिस्टम की वर्नेबिलिटीज या वीकनेस पता चलती है, जिसको आप फिर फिक्स कर सकते हैं। इज एथिकल हैकिंग लीगल? एथिकल हैकिंग, यस इट इज़ लीगल, बिकॉज इंडस्ट्रीज एथिकल हैकर्स हायर करती हैं टू चेक कि उनके सिस्टम के नेटवर्क्स की वीकनेसेस को, सो दैट वो उसको इम्प्रूव कर सकें। जैसे टिपिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गई, vulnerability assessments हो गए। So all these ethical hackers are capable of doing these tests for the organizations. व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? Right. ये एक बहुत ही टर्म बहुत फेमस हुआ है आजकल। जबकि पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई लॉ नहीं है। आई थिंक हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला है पूरी जनता को कि ऐसा कोई लॉ नहीं है। बेसिकली क्या किया जाता है, वही डराया जाता है आपको। आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि हम एक लीगल फर्म या अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, और आपको बिकॉज आप इलीगल काम करते हो, जैसे पोर्नोग्राफी देख रहे हो और वो लीगल नहीं है, आपने कुछ डाउनलोड किया है, शेयर किया है, तो आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। और कई लोग इसका शिकार हुए भी हैं, वो घर में ही बैठे हैं अरेस्ट होकर महीनों तक, और पैसे भी दे रहे हैं क्योंकि उनका डिजिटल अरेस्ट हुआ है, साथ में डिजिटल केस भी चल रहा है। ये तो हमारा हो गया रैपिड फायर राउंड, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रैवल। आई हैव सीन लाइक यू हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट। तो सबसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज आप ट्रैवल कर चुके हो और कितनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो? कभी काउंट करा? गिननी पड़ेंगी। बट हाँ, मेरे साथ ये रहा है कि हाँ ट्रैवल हुआ है, काफ़ी कंट्रीज में गया हूँ, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, कल्चर समझ में आया है। बट अगर आप मेरे से बोलोगे ना ट्रैवल किया घूमा है, तो घूम नहीं पाया, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रैवल्स मेरे बिजनेस ट्रैवल्स हुए हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस विद अ स्पेसिफिक टाइम। पर्सनली मैंने काफ़ी करा है जिसमें हाँ मैंने एंजॉय किया फैमिली के साथ स्पेशली। बट हाँ एक चीज़ मेरे को दिखी कि आप नई किसी जगह जाते हो, किसी का प्रेजेंस, मतलब कैसा वो दिखता है, कैसा वो बात करता है, कैसे वो खाते हैं, सो वो जानने को मिलता है, कल्चर समझ में आता है। जैसे मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ, शायद यहीं अगर कोई और कंट्री का बंदा किसी से मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा एक बात करने का तरीका अलग होगा। सो कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट लगी सो फार? इंडिया इज द बेस्ट मैं बोलूँगा। I know, that's why I said apart from that. सिंगापुर बहुत अच्छा लगा। क्यों? एक तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी गुड, एटिकेट्स है, एटिकेट्स हर जगह है, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट वहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखते हैं। जैसे कि आप चलते फिरते कूड़ा नहीं फेंक सकते, उनके नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है, रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या लेके आ सकते हो आप कंट्री में, क्या कंट्री से बाहर ले जा सकते हो। उसमें एक तो होता है कि एक लॉ होना, एक स्ट्रिक्टनेस दिखाना, एक होता है कि उसको कैसे गवर्न करते हैं। सो अवेयरनेस बहुत अच्छी है वहाँ पे, एक हर किसी सिटीजन में भी अवेयरनेस बहुत है, दे लिव दैट लॉ। सो जैसे होता है ना हमारे यहाँ, हम बोलते हैं कि यार रेड लाइट है, कोई बात नहीं, खाली है रोड, आप क्रॉस कर लो, तो हम कर लेते हैं। वहाँ पे अगर रेड लाइट है तो आप नहीं कर सकते हो क्रॉस, क्वेश्चन ही नहीं है वो। मतलब आप किसी पूछोगे ना तो वो बोलेगा बिकॉज रेड लाइट है, नहीं जा सकता मैं। और यहाँ रेड लाइट है, क्यों नहीं जा रहा,
चलान कट जाएगा। Exactly. So, with this kind of a travel, I would say, and like the job which you have, how do you maintain your work-life balance? स्टार्टिंग में बहुत होता था, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है जेट लैग जिसे कहते हैं। अब लेकिन शायद ऐसा हुआ है कि माइंड एंड बॉडी मेरी ऐसी प्रिपेयर हो गई है थैंक्स टू मेडिटेशन, उससे माइंड एंड बॉडी ऐसी प्रिपेयर हो गई है कि जेट लैग का कॉन्सेप्ट या वो वर्ड मेरी डिक्शनरी से हट चुका है। मुझे जब जहाँ टाइम मिलता है मैं सो जाता हूँ। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा था ना कि ट्रैवल मेरे है लेकिन एक्साइटमेंट घूमना नहीं हो पाता उसमें, इट्स प्योरली वर्क। सो हाँ, चैलेंजेस पर्सनल लाइफ में काफ़ी आते हैं, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितना ज़्यादा जब मैं घर पे हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, किड्स के साथ खेलूँ, पेरेंट्स के साथ बैठूँ, वाइफ को घुमाने ले जाऊँ। What role meditation has played in your life? अगर मैं बोलूँ कि आज आप जिस रोहित से बात कर रहे हो, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये वो था नहीं जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करी थी। एक चीज़ है जो कि मुझे क्लैरिटी बहुत आई है। सबके ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस पे ही फोकस करता है, बट इससे करने से, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से मुझे ये समझ में आया कि हर क्वेश्चन आपके पास है, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। सो माइंडसेट चेंज होता है। मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया कि अब मुझे क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, अब मुझे सिर्फ आंसर, सिर्फ सॉल्यूशंस ही दिख रहे हैं। सो आई थिंक एक ये बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, एंड इसकी वजह से पर्सनालिटी बोलो या अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका बोलो, वो सब चेंज हो गया। आप जिम करते हो? मेरा क्या है कि हम बोलते हैं ना कि रूटीन फॉलो करना, मैंने रिचुअल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अगर 1 घंटा अपने साथ स्पेंड करना है तो मुझे 1 घंटा अपने साथ स्पेंड करना है, चाहे मैं मेडिटेशन करूं, चाहे मैं योगा करूं, चाहे मैं नॉर्मल स्ट्रेचिंग करूं। जिम नहीं जाता, मैं जा नहीं पाता, शायद वो हर किसी का होता है ना कि वो मेरे लिए नहीं बना। सो मेडिटेशन कर, जैसे कभी बार होता है ना कि हम घूमने जा रहे हैं और हमें सुबह 5 बजे निकलना है, मैं सबको बोल दूंगा मैं रेडी हो जाना सुबह जल्दी फटाफट, हमें निकलना है 5 बजे से 1 मिनट कोई लेट नहीं होगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेट हो जाएंगे, हम घूम नहीं पाएंगे। और मैं ही लेट उठ रहा हूँ, सब लोग तैयार हो गए हैं, लेकिन मुझे अपने मेडिटेशन, मेरे को अपने बॉडी के साथ 1 घंटा चाहिए, तो मैं वहाँ लगा हुआ हूँ और नीचे सब चिल्ला रहे हैं, आ नहीं रहा खुद, हमें जल्दी उठा के बिठा दिया है, हम तैयार हो गए और ये अपना बैठा रूम बंद करके। What keeps you motivated? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आई हैव टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड? To get some results, to achieve something maybe. अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे पता है ना, तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन क्यों चाहिए? मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे वो करना है, ये मेरा टास्क है, मैं एक गेम में हूँ, मुझे ये लाइन क्रॉस करके रेस जीतनी है तो मुझे जीतनी है। What's your view on party culture in India? ओके, मैं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछ के आपके चेहरे पे भी स्माइल आई है। पार्टी डिपेंड करता है कि पार्टी का टर्म क्या है, मतलब समथिंग विच गिव यू प्लेजर, एक्साइटमेंट। सो वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, वो हम अगर अकेले हैं तो भी कर सकते हैं, और हमें एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, फैमिली चाहिए, उनके साथ भी कर सकते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि पार्टी करनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को खुश करना है। सो मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि मेरा एक क्लोज सर्कल है, मैंने अपना ही एक सर्कल बनाया है जिसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल सर्कल। उसमें कुछ गिने चुने लोग आते हैं, ऑब्वियसली फैमिली कम्स फर्स्ट एंड देन सर्टेन फ्रेंड्स, और वही एक सर्कल है, वही उसी को मेरे को जीना है। तो अगर मैं उनके साथ हूँ, चाहे मैं साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो भी मेरे लिए पार्टी है, अगर मैं उनके साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ तो भी मेरे साथ मेरे लिए वो पार्टी है। Okay, nice. What's your view on alcohol? Is it good or bad? My view for alcohol is as same as view for food, rice or anything that we consume. अगर हम किसी चीज़ को भरमार मात्रा में कर रहे हैं वो गलत है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो खाना खाना ही क्यों ना हो, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, चाहे वो काम करना ही क्यों ना हो। सो अगर हम लिमिट में करते हैं और हम कॉन्शियस रहते हैं कि हम अपने सेंसेस में रहें, तो तब तक वो बहुत अच्छा है। What is the best advice you'll give as a parent, as a father? सिंस हम साइबर सिक्योरिटी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि अपना डिजिटल टाइम कम करना चाहिए। एज अ पेरेंट मैं सबको बोलूँगा कि स्मार्टफोन सभी यूज़ कर रहे हैं, सब अपने बच्चों को भी देते हैं। बहुत ही स्मार्ट ऐप्स आ गई हैं जो आप ना अपने बच्चों की फ़ोन की एक्टिविटीज़ को लिमिट कर सकते हैं।
लिमिट टाइम दो। स्पेशली मैं बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को दूर तो नहीं रख सक पाओगे, बट कंट्रोल कर सकते हो। उनको एक स्पेसिफिक टाइम दो, लिमिट करो उसे, क्योंकि लिमिट में कोई भी चीज़ करी जाती है वो फ्रूटफुल रिजल्ट ही देती है। अनलिमिटेड करोगे तो ब्रेन डैमेज और जैसे बोलते हैं ना डिजिटल अरेस्ट, ब्रेन अरेस्ट भी हो जाता है, और उसके आगे ना सोच नहीं डेवलप हो पाती है बच्चों की। All right, so thank you very much for giving me this great time. I have learned a lot. We have discussed a lot of things over here. इस podcast को end करना चाहूँगा, and along with that, जाते जाते, what is the best advice you want to give in regards to the cyber security? सो मैं आपके ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बी अवेयर। अवेयरनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ज्ञान है, उसको अगर यूज़ नहीं करोगे तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अवेयर रहो। लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहे हैं, आप सिंपल गूगल कर सकते हो, आप सिंपल इंटरनेट पे ब्राउज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि लेटेस्ट क्या साइबर स्कैम चल रहे हैं, उससे कैसे प्रोटेक्ट रहना चाहिए। लास्टली मैं बोलूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा साइबर सिक्योर होने से, इज़ कोई भी अननोन चीज़ या अनवेरीफाइड चीज़ को एंटरटेन ना करें। व्हाट्सएप पे लिंक आता है, ईमेल आती है, या सोशल मीडिया पे ही इतने प्लेटफॉर्म है उसमें जाते हैं, तो कोई अननोन चीज़ों पे ना करें, हमेशा वेरीफाई करें। मैं तो यहाँ इस हद तक बोलूँगा कि किसी नोन से भी अगर कुछ आता है ना, तो एक बार कॉल बैक करके वेरीफाई कर लो, उसमें कोई हार्म नहीं है। Great. So thank you very much for this amazing advice. एंड जैसे कि रोहित ने कहा है कि कोई भी अननोन लिंक आता है तो उस पर क्लिक नहीं करें, बट मेक श्योर कि वो लिंक पे क्लिक नहीं करें, लेकिन जो हमारा सब्सक्राइब बटन है उस पर आप ज़रूर क्लिक करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू वेरी मच। आई हैव लिव्ड a great time over here with you of course, and this is the best time कि जो मेरे को इतना मज़ा आता है ना पॉडकास्ट करने में, बातें करने में, क्योंकि नई नई नॉलेज निकलती है, नई नई चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड हमारी ऑडियंस भी सीखती है उस चीज़ से। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट इन ऑर्डर टू आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। एंड आज का एपिसोड बहुत अमेजिंग रहा। अलॉन्ग विद दैट हमारे 15,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। सो थैंक you very much guys for showing this kind of love, and I'll gonna see you in the next video. Thank you, cheers, bye, and happy Republic Day.